फिर से आप सभी का हमारी वीडियो में स्वागत है। आज की केमिस्ट्री की क्लास में हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का नामकरण आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके सभी नाम सूत्र विशेष रूप से अच्छी तरीके से समझेंगे, तैयार भी करेंगे इनको। तो हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं एल्कोहल के नामकरण के बारे में। एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र है वो क्या होता है? CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH। ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। इस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को रूढ़ पद्धति अर्थात सामान्य पद्धति के अनुसार एल्किल एल्कोहल के रूप में लिखते हैं। अब इसमें ध्यान देंगे, एक शब्द आ रहा है एल्किल। ये एल्किल समूह कौन कौन से होते हैं? तो एल्किल समूह को समझने के लिए इधर ध्यान देंगे। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन की कमी कर दी जाती है तो सामान्य सूत्र हो जाता है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड। यानी इस समूह को हम क्या कहते हैं? एल्किल कहते हैं। यानी एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन कम होता है तो उसे हम एल्किल कहते हैं। तो यहाँ पर हम n=1 रख दें। n=1 रखने पर ये तो हो जाता है CH4 और इसमें n=1 रखते हैं तो ये हो जाता है CH3। यानी मेथेन में से जब एक हाइड्रोजन कम होता है तो ये मेथिल समूह में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें n की जगह 2 लिख दें तो n=2 रखने पर ये हो जाता है C2H6 और C2H6 में से अर्थात एथेन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो वह एथिल समूह कहलाता है। इसी प्रकार से n=3 इसमें रख दें तो ये प्रोपेन कहलाता है। ये एल्केन क्या कहलाता है? प्रोपेन कहलाता है। और प्रोपेन में से जब एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तब उसे प्रोपिल कहते हैं। इसी प्रकार से जब n=4 रख देते हैं इन दोनों में तो n=4 रखने पर ये C4H10 बनता है जिसे हम ब्यूटेन कहते हैं। जब ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, कम होने पर C4H9 बन जाता है जिसे ब्यूटिल समूह कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है? एल्किल समूह है। ये एल्किल समूह यहाँ पर ये लिखे गए हैं। तो इन्हीं एल्किल समूह का हम उपयोग करेंगे यहाँ पर नामकरण में। ये जो CH3 है, इस CH3 को हम क्या कहते हैं? मेथिल कहते हैं। तो यहाँ पर CH3 को मेथिल लिखे देते हैं, मेथिल लिख दिया। इसके बाद ये जो C2H5 है, ये C2H5 जिसे हम एथिल कहते हैं, C2H5 को हम CH3 CH2 के रूप में भी ले सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एथिल कहते हैं। अगला है C3H7। C3H7 को हम इस प्रकार से लिखें CH3 CH2 CH2, तब इसे हम N प्रोपिल कहते हैं क्योंकि सीधी श्रृंखला है और सीधी श्रृंखला को हम N प्रोपिल के रूप में लिखते हैं। ठीक है। अब C3H7 जो ये सूत्र है C3H7 N प्रोपिल, इस प्रोपिल को हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं। ये प्रोपिल C3H7 को जब हम इस प्रकार से लिखते हैं, व्यवस्थित करते हैं श्रृंखला के रूप में, तब इस प्रकार से भी ले सकते हैं। तब इसे हम क्या कहते हैं? आइसोप्रोपिल कहते हैं। इसे हमने क्या नाम दिया? आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल नाम दे दिया। अगला है C4H9। C4H9 ये अणुसूत्र, ये एल्किल समूह का अणुसूत्र है। अब C4H9 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? एक तो CH3 CH2 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 के रूप में लिखें, तब इसे हम क्या कहते हैं? N ब्यूटिल कहते हैं। इसे हम N ब्यूटिल कहते हैं। ठीक है। अब इसी C4H9 को, यानी ये C4H9 अर्थात ब्यूटिल समूह को हम इस प्रकार से लिखें, इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं श्रृंखला के रूप में, तब इसे हम क्या कहेंगे? आइसो ब्यूटिल कहेंगे इसको। आइसो ब्यूटिल कहेंगे। और C4H9 को जब इस प्रकार से लिखेंगे तब इसे हम द्वितीयक ब्यूटिल कहेंगे। ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल कहेंगे। जब C4H9 को हम इस रूप में लिखेंगे तब इसे हम तृतीयक ब्यूटिल कहेंगे। तृतीयक ब्यूटिल कहेंगे।
ठीक है। तो इस प्रकार से हमने C4H9 को हमने 4 रूप में लिखा, 4 श्रृंखला C4H9 की हमने 4 श्रृंखला रूप बना लिए। इसे हमने N ब्यूटिल नाम दिया, इसे आइसोब्यूटिल, इसे द्वितीयक ब्यूटिल और इसे तृतीयक ब्यूटिल नाम दिया। तो इस प्रकार से ये हमने समूह लिख दिए। इसके बाद ये जो 9वां समूह दिया गया है, यानी इसमें 5 कार्बन दिखाई देने, अर्थात C5H11, यानी जैसे हमने n बराबर 4 रखे थे इसमें, इसी प्रकार से n बराबर 5 रख देंगे तो क्या बन जाएगा सूत्र C5H11 बनेगा। इसके अनुसार n की जगह 5 रखेंगे C5H11 बनेगा। और C5H11 को जब हम इस रूप में व्यवस्थित करेंगे तब इसे हम क्या कहेंगे, नियोपेंटिल कहेंगे। इसको क्या नाम देंगे, इसको नियोपेंटिल। अब ये हमने समूह लिख दिए। अब इन समूह के साथ जब हम OH जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, OH, यहां पर OH, सभी जगह OH जोड़ देंगे। अब यहां पर जब हमने OH जोड़ दिया CH3 के साथ, तब इसको हम मैथिल, ये एल्किल के अनुसार तो मैथिल हो गया, इसके साथ क्या जोड़ना है, एल्कोहल। OH जोड़ने पर ही एल्कोहल शब्द जोड़ेंगे, तब मैथिल एल्कोहल कहेंगे। अब जब इसके साथ हमने OH जोड़ दिया, एथिल समूह है, तब इसको हम क्या कहेंगे, एथिल एल्कोहल कहेंगे। यहां पर ये समूह है, इसके साथ भी हम OH जोड़ देते हैं। OH जोड़ने पर ये क्या बन जाएगा, C3H7 के साथ भी क्या जुड़ेगा, OH, ठीक है। OH जोड़ दिया। अब इसे हम यहां से यहां तक इस श्रृंखला को N प्रोपिल नाम जो दिया था, N प्रोपिल के साथ ही OH के लिए क्या जोड़ देंगे, एल्कोहल। अब ये क्या, आइसोप्रोपिल समूह, ये आइसोप्रोपिल समूह, इसके साथ हम OH जोड़ दें, OH जोड़ दिए, OH जोड़ दें, तब इसे हम कहेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल कहेंगे। और C4H9 के साथ हम OH जोड़ दें, अब इसके साथ भी OH जोड़ देंगे, इसके साथ भी OH जोड़ें। C4H9 OH का एक ग्रुप ये है जिसे हमने N ब्यूटिल नाम दिया था। अब OH जुड़ने पर क्या हो गया, यहां पर एल्कोहल शब्द जुड़ेगा अनुलग्न के रूप में, अनुलग्न के रूप में यहां पर हमने एल्कोहल जोड़ दिया। इसी प्रकार से यहां पर OH जोड़ दें, OH जोड़ने पर इसके साथ भी हम क्या जोड़ देंगे, OH के लिए एल्कोहल। तो सभी जगह OH जुड़ेगा, यहां पर भी OH लगा दें। अब ये जो समूह क्या है, द्वितीयक ब्यूटिल है। अब द्वितीयक ब्यूटिल के साथ भी हम क्या जोड़ देंगे, एल्कोहल। अब ये जो समूह है तृतीयक ब्यूटिल समूह है, तृतीयक ब्यूटिल के साथ भी हम OH जोड़ देंगे, तब इसे क्या कहेंगे, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। और यहां पर भी इसके साथ हम OH जोड़ दें, C5H11 OH को हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसे नियोपेंटिल, OH जुड़ा इसलिए इसके साथ अनुलग्न के रूप में क्या जोड़ेंगे, एल्कोहल। तो इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखे जिनके हमने रूढ़ पद्धति के अनुसार अर्थात सामान्य पद्धति के अनुसार एल्किल एल्कोहल के रूप में ये हमने नाम लिखे इन सूत्रों के। ये सूत्र तैयार कर लेंगे, सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। अब आगे हम यहाँ पर इन सूत्रों को IUPAC पद्धति के अनुसार लिखेंगे कि IUPAC पद्धति के अनुसार इनका नाम हम कैसे लिखते हैं। अब हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल यौगिकों को IUPAC पद्धति के अनुसार लिखेंगे। IUPAC पद्धति के अनुसार एल्कोहल यौगिक का नाम किस रूप में लिखते हैं, एल्केनॉल के रूप में लिखते हैं। तो ध्यान देंगे, एल्क का मतलब किससे इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या, यानी श्रृंखला में, यानी मुख्य कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या।
से है एल्क का मतलब। उसके बाद प्लस करके उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एन जोड़ेंगे। एन किसके लिए जोड़े, किसके लिए लिखेंगे, एकल बंध के लिए लिखते हैं। उसके बाद स्थिति, स्थिति किसकी लिखेंगे, OH की, यानी कौन से नंबर पर OH समूह उपस्थित है, तो उसके लिए स्थिति लिख करके फिर ऑल जोड़ देंगे। यदि कोई प्रतिस्थापित समूह कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला के साथ है तो उसके लिए हम उस प्रतिस्थापी का पूर्णगण भी लिखेंगे। हालांकि IUPAC नामकरण के बारे में हम 11th क्लास में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम पूरा मैटर तो नहीं बता रहे हैं, कुछ बताते हुए हम इस IUPAC नामकरण को समझेंगे। यहाँ पर तो एल्कोहल को हम किस रूप में लिखेंगे, प्रतिस्थापी का पूर्णगण लिखेंगे। यदि है तो एल के कार्बन परमाणु संख्या जितनी हो उसके बारे में लिखेंगे, जैसे 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, उसी प्रकार से एन जोड़ देंगे। उसके बाद स्थिति, OH की स्थिति लिख करके ऑल जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये एल्केनॉल के रूप में हम नाम लिखते हैं। एल्क प्लस एन क्या बन गया, एल्केन, उसके साथ जोड़ दिया ऑल तो क्या बन जाएगा, एल्केनॉल। ठीक है, तो इसके अनुसार हम नाम लिखेंगे एल्कोहल का, ध्यान देंगे। पहला सूत्र क्या है, CH3OH। अब CH3OH में कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, 1 है। अब इसमें कार्बन परमाणु संख्या 1 है तो 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, मैथ लिखते हैं। कार्बन संख्या जब मुख्य कार्बन श्रृंखला में जब कार्बन परमाणु संख्या 1 होती है तो उसके लिए मैथ लिखते हैं। अब उसके बाद एकल बंध है इसलिए एन जोड़ दिया, मेथेन हो गया। OH क्रियात्मक समूह है, OH के लिए क्या जोड़ देंगे, ऑल, तो ये ऑल जोड़ने पर ये यौगिक बन गया मेथेनॉल। ठीक है, तो ये मेथेनॉल नाम हो जाता है IUPAC पद्धति के अनुसार। अब ये यौगिक है, इसमें कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, 2, 1, 2, इसमें 1 ही थी तो 2 कार्बन परमाणु है। 2 कार्बन के लिए एक शब्द क्या लिखते हैं, एथ। मुख्य कार्बन श्रृंखला में 2 कार्बन परमाणु होने पर एथ लिख दिया। एकल बंध है इसलिए एकल बंध के लिए क्या लिखेंगे, एन जोड़ देंगे, एथेन हो गया। एथेन के बाद OH के लिए हम क्या जोड़ देंगे, ऑल, इसलिए एथेनॉल। एथेन प्लस ऑल क्या हो गया, एथेनॉल। तीसरा सूत्र देखें, तीसरे सूत्र में 3 कार्बन की श्रृंखला है, 1, 2, 3। ठीक है, 3 कार्बन की श्रृंखला होगी। 3 कार्बन की श्रृंखला के लिए क्या लिखते हैं, मूल शब्द प्रोप, प्रोप लिख दिया। अब प्रोप के साथ एकल बंध और जोड़ देंगे। एकल बंध के लिए क्या लिखते हैं, एन, तो ये नाम हो गया प्रोपेन। अब प्रोपेन के साथ OH लिखेंगे, क्या लिखेंगे, OH, लेकिन OH कौन से नंबर पर है, पहले कार्बन पर है तो प्रोपेन 1 ऑल। स्थिति को दर्शाएंगे, प्रोपेन 1 ऑल लिख दिया हमने। ठीक है, यदि नहीं दर्शाएं तब भी ठीक है क्योंकि पहले नंबर पर है इसलिए हम इसको प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं। अगला चौथा सूत्र देखें, चौथे सूत्र में भी 3 कार्बन की श्रृंखला है। देखो 1, 2, 3 कार्बन की श्रृंखला है, ये इधर से देख लें, 1, 2, 3 एक ही बात है। दूसरे नंबर पे क्या है, OH, दूसरे नंबर पे क्या है, OH। तो यहां पर 3 कार्बन की श्रृंखला के लिए हमने क्या लिख दिया, प्रोप। एकल बंध है सभी इसलिए एन जोड़ देंगे, प्रोपेन। और दूसरे नंबर पर OH क्रियात्मक समूह इसलिए 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल नाम हो जाता है इसका। 5वां सूत्र देखें, इसमें 1, 2, 3, 4 कार्बन की श्रृंखला है। अब 4 कार्बन की श्रृंखला है इसमें तो 1, 2, 3, 4। यहां पर कार्बन श्रृंखला का अंकन हम कौन से कार्बन से शुरू कर रहे हैं, उस कार्बन से प्रारंभ करते हैं जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह निकट पड़ता है यानी न्यूनतम स्थिति पर होता है। तो OH क्रियात्मक समूह या पहले कार्बन से यदि यहां से प्रारंभ करते हैं 1, 2, 3, 4 तो ये चौथे नंबर पर OH होता। हम प्राथमिकता किसको देते हैं IUPAC नियम के अनुसार, जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह निकट पड़ता है या जहां से प्रारंभ होता है वहीं से हम मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन प्रारंभ करते हैं। तो ये 4 कार्बन की श्रृंखला जिसके अनुसार इसके लिए शब्द क्या लिखेंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब सभी एकल बंध ने इसलिए एन जोड़ देंगे, ब्यूटेन हो गया। और ब्यूटेन के पहले नंबर पर क्या है, OH, इसलिए ब्यूटेन 1 ऑल लिख दिया हमने।
और 1 नहीं लिखें तो कोई बात नहीं, ब्यूटेनॉल भी नाम लिखा जा सकता है। अब इसे देखें 6वें वाले सूत्र को, इसमें इस कार्बन को नंबर 1 देंगे क्योंकि यहाँ से OH निकट पड़ता है, 2 3, ये 3 कार्बन की श्रृंखला है। अब दूसरे नंबर पर ये क्या CH3 एक प्रतिस्थापी के रूप में आएगा। अब प्रतिस्थापी के रूप में आएगा तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, प्रतिस्थापी को लिखेंगे। अभी हमने थोड़ी देर लिखा था यहाँ प्रतिस्थापी का पूर्णगण। अब प्रतिस्थापी के रूप में क्या CH3 को क्या कहते हैं, मैथिल। कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर प्रतिस्थापी, इसलिए क्या लिखेंगे 2 मैथिल लिखेंगे। और 3 कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या आएगा, प्रोप। एकल बंधे इसलिए क्या जोड़ देंगे, प्रोपेन। प्रोपेन लिख दिया हमने 3 कार्बन के लिए, 1 2 3 कार्बन के लिए हमने प्रोपेन लिख दिया। अब प्रोपेन की में पहले नंबर पर हमने क्या जोड़ा है, OH, तो प्रोपेन 1 ऑल ये नाम हो जाता है। ठीक है, 2 मैथिल, दूसरे नंबर पर CH3 इसलिए इसके लिए हमने क्या लिख दिया, 2 मैथिल। 3 कार्बन की श्रृंखला प्रोपेन, पहले नंबर पर OH 1 ऑल, ये इसका IUPAC नाम हो जाता है। अब इस 7वें सूत्र को देखेंगे, इसमें भी कार्बन श्रृंखला किधर से प्रारंभ करेंगे, जिधर से OH निकट पड़ता है। इधर से देखें 1 2 3 4, तो दूसरे नंबर पर OH है, इधर से शुरू करते हैं ना, तो 1 2 3 नंबर पर OH आता, इसलिए सही कार्बन श्रृंखला कौन सी मानी जाएगी, 1 2 3 इस प्रकार की सही कार्बन श्रृंखला मानी जाएगी। तो ये 4 कार्बन की श्रृंखला है, 4 कार्बन की श्रृंखला, इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो ब्यूट लिखेंगे। एकल बंधने इसलिए ब्यूटेन लिख दिया, ब्यूटेन हो गया। अब दूसरे नंबर पर क्या है, OH है इस श्रृंखला में, तो ब्यूटेन 2 ऑल, ये ब्यूटेन 2 ऑल नाम हो गया इसका। अब इसे देखें, अब ये जो समूह है इसमें कितनी कार्बन की श्रृंखला बनती है, देखो 1 2 3 कार्बन की श्रृंखला। इधर जाते तो 1 2 3 ऐसे भी ले सकते हैं, 3 इसको 3 कार्बन की श्रृंखला हो गई। अब ये 3 कार्बन में की श्रृंखला में दूसरे कार्बन से जुड़ा है कि CH3, ये श्रृंखला में नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी कौन से नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तो क्या लिखेंगे पहले 2 मैथिल प्रोप। 3 कार्बन की श्रृंखला है इसलिए मूल शब्द के रूप में प्रोप लिखेंगे। एकल बंधने सभी, उसके लिए N जोड़ देंगे। N जोड़ने के बाद दूसरे नंबर पर OH समूह है इसलिए प्रोपेन 2 ऑल, तो इसका IUPAC नाम हो जाता है 2 मैथिल। दूसरे नंबर पर है 3 कार्बन श्रृंखला, 1 2 3 प्रोपेन हो गया, दूसरे नंबर पर OH इसलिए और 2 ऑल। इसके बाद 9वां सूत्र देखें, 9वें सूत्र में ये है, इसमें 4-5 कार्बन है दिखाई दे रहे हैं, लेकिन श्रृंखला किधर से प्रारंभ करेंगे उस पर ध्यान देंगे। जिधर से एक OH समूह निकट पड़ता है तो इसे कार्बन संख्या 1 दिया, इसे कार्बन संख्या 2, इसे कार्बन संख्या 3। लेकिन 2 को देखें तो 2 पर इसमें एक CH3 दूसरा CH3, 2 प्रतिस्थापी समूह है, तो पहले इनको लिखेंगे। तो दूसरे नंबर पर है इसलिए 2,2 डाई मैथिल, 2,2 डाई मैथिल। दूसरे नंबर पर 2 मैथिल, इसके लिए भी 2 मैथिल लिख दिया हमने, 2,2 डाई मैथिल। 3 कार्बन की श्रृंखला है, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन लिख दिया। और प्रोपेन लिखने के बाद पहले नंबर पर OH है इसलिए प्रोपेन 1 ऑल, ये इनका IUPAC नाम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये एल्कोहल के जो सूत्र लिखे, इनका हमने IUPAC नाम कैसे लिखेंगे ये हमने समझ लिया। इनको तैयार कर लेंगे सभी। ये सारे सूत्र नाम इंपोर्टेंट हैं, इनमें से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे और भी सूत्र हैं, उन पर ध्यान देंगे। अब आप ध्यान देंगे, कुछ सूत्र हमने एल्कोहल के वर्गीकरण में लिखे थे। ये सूत्र एल्कोहल के वर्गीकरण में ये सूत्र लिखे थे, उनके ये सामान्य नाम होते हैं।
लेकिन यदि कहा जाए कि इन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए तो इनके IUPAC नाम आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के रूप में इनका IUPAC नाम भी एग्जाम में आ सकता है, तो इस पर भी ध्यान दे लें सभी। तो ये जो सूत्र है किसका है, एथिलीन ग्लाइकोल का है, हमने वर्गीकरण में लिखा था इसे। तो ये जो एथिलीन ग्लाइकोल है, एथिलीन ग्लाइकोल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले नियम के अनुसार कार्बन श्रृंखला का अंकन करते हैं। तो कार्बन श्रृंखला का अंकन करते हैं तो 1 2, ये 2 कार्बन की श्रृंखला हो जाती है। तो 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एथ। 2 कार्बन के लिए एथ लिख दिया। अब इसमें एकल बंध है इसलिए एन जोड़ दिया। पहले नंबर पर OH है और दूसरे नंबर पर भी OH है, तो पहले के लिए नंबर 1 और नंबर 2 यानी 1,2 2 OH हो जाते हैं, इसलिए डाई लगा करके ऑल लिखेंगे। ठीक है, तो नाम हो जाता है एथीन 1,2 डाई ऑल। किसका IUPAC नाम हो गया, एथिलीन ग्लाइकोल का IUPAC नाम एथीन 1,2 डाई ऑल होता है। अगला सूत्र है जो कि ग्लिसरॉल का सूत्र है। अब ग्लिसरॉल का IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, इसके लिए भी हम अंकन करेंगे। 1 2 3 यानी 3 कार्बन की श्रृंखला है। अब 3 कार्बन की श्रृंखला है तो तीनों पर ही क्या है, OH है। 3 कार्बन के लिए हम शब्द के लिए प्रयोग करते हैं एकल बंध है इसलिए प्रोपेन लिख देंगे, प्रोपेन लिख दिया। अब प्रोपेन के साथ पहले दूसरे तीसरे तीनों ही कार्बन पर OH समूह उपस्थित हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 3 के लिए ट्राई, लेकिन 1,2,3 ट्राई ऑल, ट्राई ऑल लिखेंगे। तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल इसका IUPAC नाम है, ग्लिसरॉल का IUPAC नाम हो जाता है। अगला सूत्र है वाइनिल एल्कोहल का। वाइनिल एल्कोहल में 2 कार्बन की श्रृंखला है और द्विबंध है और OH समूह क्रियात्मक समूह है। तो इसमें अंकन करेंगे 1 2। ठीक है, पहले नंबर पर ही क्या द्विबंध है और ये OH भी जुड़ा हुआ है, तो ध्यान देंगे इसका नाम कैसे लिखेंगे। 2 कार्बन की श्रृंखला के लिए मूल शब्द क्या हो जाएगा, एथ। 2 कार्बन के लिए हमने एथ लिख दिया। एथ लिखने के बाद पहले ही नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड एथीन, एथ 1 इन। चूंकि 2 ही कार्बन है, कम से कम 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के मध्य में द्विबंध तो होता ही है, इसलिए हम इसका 1 लिखें तो ठीक, नहीं लिखें तब भी ठीक। तो इसे हम एथीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट एथीन। इन इसके साथ ही जोड़ देंगे एथीन। पहले नंबर पर OH है इसलिए एथीन 1 ऑल। एथीन 1 ऑल क्या हो जाएगा, इस वाइनिल एल्कोहल का IUPAC नाम हो जाएगा। या फिर हम डायरेक्ट ले सकते हैं इसका एथीनॉल भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं इसको, एथीनॉल। एथीनॉल भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब ध्यान देंगे ये सूत्र है आपका। ये सूत्र किसका है, एलिल एल्कोहल का है। एलिल एल्कोहल में 3 कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3। इसमें द्विबंध है और क्रियात्मक समूह है, तो प्राथमिकता हम किसको देते हैं, क्रियात्मक समूह को देते हैं। उसके बाद बहुबंध को प्राथमिकता देते हैं, उसके बाद प्रतिस्थापी को प्राथमिकता देते हैं। तो यहाँ पर OH समूह पहले, इसलिए अंकन कहाँ से प्रारंभ किया, जिधर से OH समूह निकट पड़ता है उधर से अंकन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो 3 कार्बन की श्रृंखला है तो क्या हो जाएगा, प्रोप लिख दिया। दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है इसलिए 2 इन लिख दिया। उसके बाद पहले नंबर पर OH है इसलिए 1 ऑल लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका IUPAC नाम यानी एलिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या हो जाता है, प्रोप 2 इन 1 ऑल, ये इसका IUPAC नाम हो जाता है। अब अगला सूत्र है, देखो ये सॉर्बिटॉल का। अब सॉर्बिटॉल में कितने कार्बन की श्रृंखला है, 6 कार्बन की श्रृंखला है, 1 4 1 5 और 1 6। 1 2 3 4 5
और एक ये 6 कार्बन की श्रृंखला होती है। तो 6 कार्बन की श्रृंखला होने पर हेक्सेन शब्द आएगा। क्या आएगा शब्द? 6 के लिए हेक्स होता है, एकल बंधे, इसलिए क्या लिख देंगे? हेक्सेन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इनके OH जो जुड़े हुए हैं, प्रत्येक कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो OH को प्रदर्शित करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी हेक्सा। 6 के लिए क्या शब्द करते हैं? हेक्सा ऑल। अनुलग्न क्या होता है OH का? ऑल, तो हेक्सा ऑल। ये इसका IUPAC नाम हो जाता है, हेक्सेन 1, 2, 3, 4, 6 हेक्सा ऑल। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नाम हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एल्कोहल के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के IUPAC नाम और उनके सामान्य नाम हमने पढ़े। इंपॉर्टेंट है, सभी इनको तैयार करेंगे। इनमें से कोई भी सूत्र आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अब हम एल्कोहल में पाई जाने वाली समावयवता की बात करेंगे। हालांकि समावयवता के बारे में हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर विशेषकर एल्कोहल में कौन से प्रकार की समावयवताएं पाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एल्कोहल में ये निम्नलिखित 4 प्रकार की समावयवताएं पाई जाती हैं, जिसमें नंबर 1 है श्रृंखला समावयवता, नंबर 2 है स्थिति समावयवता, नंबर 3 है क्रियात्मक समावयवता और नंबर 4 है प्रकाशिक समावयवता। तो ये 4 प्रकार की समावयवताएं एल्कोहल में पाई जाती हैं। समावयवता होती क्या है? यानी ऐसे 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है, एक दूसरे के लिए समावयव कहलाते हैं तथा इस प्रघटना को समावयवता कहते हैं। इन सभी के बारे में हम अच्छी तरीके से 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो समावयवता पाई जाती है एल्कोहल में, पहली है श्रृंखला समावयवता। ये श्रृंखला समावयवता क्या होती है? यानी इसमें एल्कोहल यौगिकों में श्रृंखला में परिवर्तन के कारण, किसके परिवर्तन के कारण? श्रृंखला में परिवर्तन के कारण यह उत्पन्न होती है। तो यह कार्बन श्रृंखला में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। 11वीं क्लास में जो परिभाषा हमने पढ़ी थी वहां पे क्या परिभाषा थी कि ऐसे 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनकी श्रृंखला में अंतर पाया जाता है, एक दूसरे के लिए श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं तथा इस प्रघटना को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। तो यहाँ पर समझने के लिए हमने ये एल्कोहल का अणुसूत्र लिया है C4H9OH। अब ये जो C4H9OH है इसे हम C4H10O भी ले सकते हैं। तो इस अणुसूत्र से ये एल्कोहल यौगिक हमने 2 प्रकार के लिखे हैं। तो पहला एल्कोहल यौगिक कौन सा है? N-ब्यूटिल अल्कोहल। दूसरा कौन सा है? आइसोब्यूटिल अल्कोहल। तो N-ब्यूटिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल, इन दोनों के अणुसूत्र क्या है? समान है, परंतु अंतर किसमें? इसकी श्रृंखला और इनकी श्रृंखला में अंतर है। इसकी श्रृंखला कैसी है? एक सीधी 4 कार्बन की श्रृंखला है, इसमें 3 कार्बन की श्रृंखला है, लेकिन एक प्रतिस्थापित रूप में CH3 है, अर्थात ये अशाखित श्रृंखला और ये शाखित श्रृंखला है। तो दोनों यौगिक कैसे हैं? दोनों यौगिक कैसे एक दूसरे के लिए श्रृंखला समावयवी है। ये आइसोब्यूटिल अल्कोहल का श्रृंखला समावयव कौन है? N-ब्यूटिल अल्कोहल। N-ब्यूटिल अल्कोहल का श्रृंखला समावयव कौन है? आइसोब्यूटिल अल्कोहल। यानी दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या कहलाते हैं? श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, तो N-ब्यूटिल अल्कोहल का श्रृंखला समावयव आइसोब्यूटिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल का श्रृंखला समावयव N-ब्यूटिल अल्कोहल, यानी दोनों एक दूसरे के लिए श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमें यह बात पता चल जाती है कि एल्कोहल में श्रृंखला समावयवता पाई जाती है। ठीक है, अब दूसरे प्रकार की समावयवता है स्थिति समावयवता। इसमें किसके कारण? इसमें कार्बन श्रृंखला में OH की स्थिति में भिन्नता के कारण, कार्बन श्रृंखला में कार्बन यौगिक की जो कार्बन श्रृंखला बनेगी उसमें OH की स्थिति जो होगी वो भिन्न भिन्न होगी। तो कार्बन श्रृंखला में OH की स्थिति में भिन्नता के कारण यह उत्पन्न होती है। ठीक है, ये एक सामान्य सेंटेंस लिख दिया हमने, लेकिन इस परिभाषा के अनुसार क्या होता है? ऐसे 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनमें क्रियात्मक समूह की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, एक दूसरे के लिए स्थिति समावयव कहलाते हैं तथा इस प्रघटना को
स्थिति समावयवता कहते हैं। ठीक है, समझने के लिए हमने यहाँ पर ये एल्कोहल का अणुसूत्र लिया C4H9OH, अणुसूत्र हमने एक ही लिया चारों में, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। अब इस अणुसूत्र के अनुसार एक एल्कोहल ये है जिसका नाम क्या है ब्यूटेन 1ऑल, एक दूसरा एल्कोहल ये है जिसका नाम क्या है ब्यूटेन 2ऑल। अब दोनों में देखें तो पहले कार्बन पर OH है, इसमें दूसरे कार्बन पर OH है, यानी OH की स्थिति कैसी होगी, दोनों में भिन्न होगी। इसमें दूसरे कार्बन पर OH जुड़ा है, इसमें पहले कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। तो दोनों ही यौगिक यानी ब्यूटेन 1ऑल क्या है ब्यूटेन 2ऑल का स्थिति समावयव है, ब्यूटेन 2ऑल क्या है ब्यूटेन 1ऑल का स्थिति समावयव है। अर्थात दोनों ही एक दूसरे के लिए यानी ब्यूटेन 1ऑल और ब्यूटेन 2ऑल दोनों ही एक दूसरे के लिए स्थिति समावयव कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के अणुसूत्र समान है, अंतर केवल किसमें, इनके क्रियात्मक समूह की स्थिति में अंतर है। इसमें दूसरे नंबर पर जुड़ा है, इसमें पहले नंबर पर जुड़ा है क्रियात्मक समूह। ठीक है, अगला तीसरा आता है क्रियात्मक समावयवता। अब तीसरे प्रकार की जो समावयवता एल्कोहल में पाई जाती है वो कौन सी है, क्रियात्मक समावयवता पाई जाती है। इसमें क्या होता है, यह क्रियात्मक समूह में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण, क्रियात्मक समूह में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। मूल सेंटेंस तो ये है, लेकिन परिभाषा के अनुसार सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनमें क्रियात्मक समूह में अंतर पाया जाता है। परंतु उनमें किसका अंतर होता है, क्रियात्मक समूह का अंतर होता है। तो वो दोनों एक दूसरे के लिए क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं तथा इस प्रघटना को क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। तो देखें, यह क्रियात्मक समूह में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। ये हमने एल्कोहल का अणुसूत्र लिया, इस अणुसूत्र से इसका एल्कोहल का एक ये समावयव जिसे हमने लिखा एन ब्यूटिल एल्कोहल, कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन इसी अणुसूत्र से एक यौगिक ये भी बनता है जिसमें ईथर क्रियात्मक समूह है, इसमें ईथर क्रियात्मक समूह है और इसमें एल्कोहल क्रियात्मक समूह है। इन दोनों का अणुसूत्र कैसा है, समान है। अणुसूत्र दोनों का समान है, लेकिन दोनों में अंतर किसका है, क्रियात्मक समूह का अंतर है। इसमें ईथर क्रियात्मक समूह है, इसमें एल्कोहल क्रियात्मक समूह है। तो दोनों में अंतर हो गया, इसके कारण दोनों ही एक दूसरे के लिए डाईएथिल ईथर का क्रियात्मक समावयव कौन है, एन ब्यूटिल एल्कोहल। एन ब्यूटिल एल्कोहल का क्रियात्मक समावयव कौन है, डाईएथिल ईथर। तो दोनों ही एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं और इस प्रघटना को क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि एल्कोहल में क्रियात्मक समावयवता भी पाई जाती है। ठीक है, अगला चौथा प्रकार है समावयवता का प्रकाशिक समावयवता। इसके बारे में आप अपने क्लास 12th में चैप्टर 16 में पढ़ेंगे, त्रिविम समावयवता वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो उसमें बताया गया है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता क्या होती है, ऐसे समावयव जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं। घूर्णित का मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देते हैं यानी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, या एंटी क्लॉकवाइज अर्थात बाईं ओर घुमा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे समावयव क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के लिए प्रकाशिक समावयव कहलाते हैं। लेकिन ये समावयव उत्पन्न कब होते हैं, जब उन यौगिकों में असममित कार्बन उपस्थित होता है अर्थात किरेल कार्बन उपस्थित होता है, तब ऐसे यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो यह असममित कारण के कारण उत्पन्न होती है। असममित कार्बन का मतलब किरेल कार्बन से है और किरेल कार्बन को यौगिक में स्टार लगाकर प्रदर्शित करते हैं। ये कार्बन कैसा है, किरेल कार्बन है। ये कार्बन कैसा है, किरेल कार्बन अर्थात असममित कार्बन है। कैसे मान लो असममित कार्बन कौन होते हैं, ऐसे कार्बन जिनसे चारों परमाणु समूह कैसे जुड़े होते हैं, भिन्न भिन्न जुड़े होते हैं, तब उस कार्बन को असममित या किरेल कार्बन कहते हैं। ऐसा कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों परमाणु या समूह जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, तब उस कार्बन को यानी इस कार्बन को असममित या किरेल कार्बन कहते हैं। ठीक है, इसमें देखो CH3 OH C2H5 H चारों ही अलग अलग हैं, इसलिए इस कार्बन को क्या कहते हैं, किरेल कार्बन अर्थात असममित कार्बन कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह संरचना लिखी हुई है जिसमें OH इस साइड है और H इस साइड है। इसमें देखें OH इस साइड और H इस साइड है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह का समावयव क्या होता है, समतल प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है और इस तरह की संरचना वाला समावयव
यौगिक एक ही है, ब्यूटेन-टूऑल। ब्यूटेन-टूऑल की इस तरह की संरचना वाला समावयव जो होता है वो समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को दाईं ओर अर्थात क्लॉकवाइज घुमा देता है, और ये इस तरह का जो यौगिक है यह समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देता है। अतः एल्कोहल में प्रकाशिक समावयवता पाई जाती है। ठीक है, प्रकाशिक समावयवता के बारे में अधिक से अधिक डिटेल हमारी चैप्टर नंबर 16 में है, 12th क्लास के चैप्टर नंबर 16 में त्रिविम रसायन वाले पार्ट में है, वहां पर अधिक से अधिक समझेंगे। यहाँ पर केवल शॉर्ट में क्या समझेंगे, यह असमित कार्बन के कारण उत्पन्न होती है। तो असमित कार्बन ये है, असमित कार्बन ये है। स्थिति में अंतर दर्शाना है, OH ये इस साइड और H इस साइड। ठीक है, और इसमें परिवर्तन क्या होगा, OH इस साइड, H इस साइड। बीच में हमने दर्पण रख दिया है, तो दर्पण रखे भी इनकी क्या होती है, दर्पण में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत बनते हैं। ये बिंब है तो इसका प्रतिबिंब ये बिंब है तो इसका प्रतिबिंब ये बनेगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है, पलट जाती है स्थिति दर्पण में। तो इस प्रकार से दोनों ही समावयव क्या करते हैं, समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एल्कोहल में प्रकाशिक समावयवता भी पाई जाती है। ठीक है, इतना स्पष्ट कर लिया हमने। तो एल्कोहल में 4 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। क्वेश्चन आ जाता है, और क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। किसी एक समावयवता के बारे में पूछा जाएगा या किसी एक उदाहरण को देख करके पूछा जाएगा कि इस उदाहरणों में, इन उदाहरणों में 2 उदाहरण दिए जाएंगे। ठीक है, और दोनों उदाहरणों से पूछा जाएगा, ये 2 उदाहरण दीजिए, कहा जाए इन दोनों एल्कोहल यौगिकों में कौन से प्रकार की समावयवता पाई जाती है। तो इन दोनों को देखने से क्या लग रहा है, OH की स्थिति में अंतर है तो स्थिति समावयवता। इन दोनों को देखें तो इसमें अंतर किसमें, श्रृंखला में अंतर है तो श्रृंखला समावयवता। इन दोनों यौगिकों को देखें, अंतर किसमें, क्रियात्मक समूह, इसमें OH है, इसमें ईथर है, तो इसका मतलब क्रियात्मक समावयवता। और इसमें किरेल कार्बन युक्त दिखाई जाए तो ये प्रकाशिक समावयवता। ऐसे करके उदाहरण देख करके भी हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे उदाहरणों से बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से एल्कोहल यौगिकों में ये समावयवता की बात हमारी आपकी पूरी हो जाती है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।